नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और भद्दी तस्वीरें पोस्ट करने के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत दर्ज की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर उनके महासचिव की तस्वीर से छेड़छाड़ और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर शिकायत दर्ज किया है। उन्होंने इस मामले में सुरक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। शिकायत के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर की तस्वीर को एडिट कर इंस्टाग्राम आईडी विवेक पासी जी टीम 5000 से लगातार वायरल किया जा रहा है। साथ ही उक्त आईडी से वीडियो बनाकर सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस कृत्य से समाज के एक बड़े वर्ग में नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर यह आपत्तिजनक सामग्री बार बार पोस्ट की जा रही है, जिससे माहौल खराब हो सकता है। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। बता दें कि अक्षय राजभर पुत्र स्वर्गीय रामधनी, जो वाराणसी जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के निवासी हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। वे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के रूप में कार्यरत रहते हुए आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं। युवा एक चेतना महारैली जनपद आजमगढ़ में किए थे 23 फरवरी को। इसके बाद हम लोग वहाँ से आए तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया कि ये जो महासम्मेलन हम लोग किए उससे लोकप्रियता बढ़ रही है। डॉक्टर अरविंद राजभर जी की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसको देखते हुए ये एक पासी विवेक पासी है वो इंस्टाग्राम पे माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी को, माननीय नेताजी को ये भद्रता और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी लगातार दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज आए थे कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब थे नहीं तो आज एसीपी साहब को दिया गया। लंका थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के बड़ी खेप को बरामद किया। थाना लंका पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराबबंदी वाले बिहार में सप्लाई के लिए जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की है। साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डीसीएम ट्रक से 320 पेटियों में भरी 2949 बीएल अवैध अंग्रेजी शराब व बियर बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। इसका खुलासा एसीपी भेलुपुर ईशान सोनी ने किया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि वह शराब तस्करी में लिप्त है और पंजाब से शराब लाकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने की योजना थी। बिहार में शराबबंदी के कारण अवैध शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है और इसी कड़ी में आरोपी वाराणसी के रास्ते शराब की खेप लेकर जा रहा था। शुक्रवार को लंका थाना पुलिस की टीम ने चेकिंग के अभियान नेत्रोदय अस्पताल के पास नेशनल हाईवे पर संदिग्ध डीसीएम ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने ट्रक मोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने ट्रक का पीछा कर उसे रोक लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी आलोक पुत्र अवधेश कुमार निवासी मैनपुरी उत्तर प्रदेश ने बताया कि वह अपने ट्रक मालिक के साथ मिलकर अवैध शराब तस्करी करता था। हम पंजाब से शराब खरीदकर बिहार ले जाते हैं, जहां शराबबंदी के कारण इसे ऊंचे दामों पर आसानी से बेच सकते हैं। इससे हमें बड़ा मुनाफा होता है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60/63/72 के तहत मामला दर्ज किया गया और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। वाराणसी कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त महोदय के चलाए गए अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत डीसीपी काशी एवं एडीसीपी काशी के नेतृत्व में संदिग्ध वाहन की चेकिंग की जा रही थी। उसी में 28 फरवरी 2025 को एक संदिग्ध वाहन को रोका गया, उसको चेक किया गया। उसमें अवैध शराब बरामद हुई है, कुछ 320 पेटी शराब जिसकी कीमत कुछ 25 लाख है मार्केट में, ये बरामद हुई है। ये पंजाब से लेके बिहार ले जाई जा रही थी, जहां ऊंचे दामों में इसको बेचा जाता है। इसी कार्रवाई के क्रम में थाना लंका पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने को लेकर मुस्लिम बंधु तैयारियों में जुट गए हैं। रमजान का पाक महीना 2 मार्च से शुरू होने वाला है। इससे पहले ही लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। इस खास महीने में लोग अपने घरों को खूबसूरती से सजाते हैं। इसके लिए लोग घर के पर्दे से लेकर कुशन कवर और दस्तरखान तक खरीद कर लाते हैं। इसके अलावा लोग सेवई, ड्राई फ्रूट्स, फल, नए कपड़े, जूतियाँ, चूड़ियाँ और फिर तरह तरह की चीज़ों को खरीद कर लाते हैं और रमज़ान के हर एक दिन को खूबसूरती के साथ खुशी से मनाते हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र नई सड़क दाल मंडी क्षेत्र में रमजान माह के साज सज्जा के सामानों की दुकान सज चुकी है और यहाँ खरीदार भी अपनी क्षमता के अनुरूप खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। ये रमजान शरीफ का बाबरकत महीना समझिए कि पहली मार्च से शुरू हो जाएगा, तो इस्लामी महीना का ये 9वां महीना होता है और इसकी तमाम तैयारी शुरू हो गई है। और इस वक्त शहर में हम बिरादर वतन की भीड़ भी है, उसमें रमजान में
खरीद और फरोख्त करने वालों की भीड़ है। रमजान की पूरी तैयारी हो चली है। इत्तवार को पहला रोजा, पंजर को चांद होने की इम्कान। आने वाले ये आपको रमजान शरीफ की तैयारी है। शनिचर को ये है, उम्मीद है कि चांद दिखेगा। क्या क्या चांद दिखने के बाद क्या क्या शुरू हो जाता है? चांद दिखने के बाद दुकानदारी से में आपका टोपी, तस्वीर, रुमाल, जानमाज सबकी तैयारी तरावी में लोग लग जाते हैं। 1 मार्च शनिवार को सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन आगामी 1 मार्च शनिवार को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर रही है, जिसमें पूर्वांचल के विभिन्न शहरों से टैक्स की वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की उपस्थिति होगी। इस आयोजन को लेकर आयोजन समिति के लोगों ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित यह सेमिनार संकुल विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति जे मुनीर इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट होंगी। सेमिनार के अतिथि वक्ता राजेश मेहता इंदौर हैं। इसके अतिरिक्त जे मित्तल नई दिल्ली, धर्मेंद्र श्रीवास्तव कानपुर, जीडी दुबे वाराणसी अतिथि वक्ता के रूप में शामिल होंगे। प्रेस वार्ता को प्रमोद राम त्रिपाठी, शरद कुमार त्रिपाठी व रमेश कुमार गिनोरिया ने संबोधित किया। और जैसा कि ज़्यादातर बातें हमारे अध्यक्ष जी ने, स्वागताध्यक्ष जी ने बता दी है, एक दो चीज़ें जो छूटी है जो बहुत इम्पोर्टेंट की है कि जीएसटी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट ऐसा है, इससे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। जीएसटी एक्ट कितना जटिल है सभी जान रहे हैं, तो हमारा फोकस जो वर्तमान अमेंडमेंट्स हुए इस साल में और जो कठिनाइयाँ पिछले 8 साल से जीएसटी में और इनकम टैक्स में झेल रहे थे, उसको इससे लोगों को अवगत कराना, अपना सुझाव सरकार के पास देना और इसकी सरलीकरण की दिशा में क्या प्रयास किए जा सकते हैं उसके सुझाव भेजना। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी इनकम टैक्स में अभी प्रपोजल्स नए आए हैं या नया इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में लोग अवगत हो सकें और शासन के को अपने सुझाव आवश्यकता अनुसार भेज सकें। जीएसटी में भी बहुत सी ऐसी जटिलताएं हैं जिनके बारे में लोग आपस में डिस्कस करके उसके समाधान के लिए समाधान का कोई रास्ता निकाला जाए और उसके हिसाब से जो भी आउटकम्स होंगे उनको हम लोग शासन को भेजेंगे कि इसके अनुरूप यदि इसमें परिवर्तन किया जाए तो सरकार का भी लाभ होगा और जनता का भी हित होगा और प्रोफेशनल्स को आ रही कठिनाइयों में सहूलियत मिलेगी। आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई थी कि वाराणसी में 1 मार्च को हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के संगोष्ठी संकुल में एक सेमिनार का आयोजन कर रहा है। उस सेमिनार के बारे में वाराणसी की जनता को भली बात अवगत हो और अधिक से अधिक लोग उसमें सहभागिता करें, इस उद्देश्य से आप पत्रकार लोगों को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपने वाराणसी के तथा पूर्वांचल के अधिवक्ताओं को के ज्ञानार्जन के लिए यह बुलाई गई है सेमिनार। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी गंगा सोशल फाउंडेशन व श्री राम नगर विकास समिति द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूप के महारुद्राभिषेक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। काशी गंगा सोशल फाउंडेशन व श्री राम नगर विकास समिति के नेतृत्व में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आचार्य पंडित जयंतु जय महाराज के नेतृत्व में भक्तिमय द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वरूप का महारुद्राभिषेक अनुष्ठान आयोजित किया गया। 51 परिवार के लोगों ने सपरिवार सामूहिक रुद्राभिषेक किया। इस दौरान रुद्राभिषेक स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक किया। जल, दही, दूध, शक्कर, मधु, घी और विजया से अभिषेक के साथ वैदिक मंत्रोच्चार हुए। यजमानों ने भगवान को यज्ञोपवीत किया। वस्त्र, मिठाई, फल, फूल, अबीर, गुलाल से श्रृंगार किया। चंदन, मेवा, दुर्वा, इत्र, गुलाब जल
और केवड़ा से भी पूजा किया गया। इस अवसर पर शिव 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 शंभु हर 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 शंभु जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर आयोजन समिति द्वारा भक्तों में फलाहार एवं महाप्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर आचार्य जयंतु जय जी महाराज ने बताया, रुद्राभिषेक के आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि रुद्र दुखम द्राव्यति नाशयति रुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्मग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण हैं। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। वेदों में विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे वो त्रिलोक जयी हो गया। इस मौके पर ON उपाध्याय, डॉक्टर KN सिंह, अतुल पांडे, चंदन सिंह, नीलू श्रीवास्तव, अजय सिंह, डॉक्टर विपिन मिश्रा, महानंदगिरी, राजेश शुक्ला, सीमा केशरी, श्वेता सिंह, रीना सिंह, शशि त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। चित्रकार मौमिता राय की एकल चित्र प्रदर्शनी का अहिवासी कला दीर्घा में आयोजन किया गया। दृश्य कला संकाय स्थित अहिवासी कला दीर्घा में वाराणसी की चित्रकार मौमिता रॉय की एकल चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 27 फरवरी गुरुवार को प्रसिद्ध चित्रकार S प्रणाम सिंह और दृश्य कला संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित द्वारा किया गया। मौमिता राय ने चित्रकला की शिक्षा दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही 2011 में प्राप्त की है। इस प्रदर्शनी में मौमिता राय द्वारा चित्रित 3 श्रृंखलाओं के चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति को रंगों और आकारों के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास है। तीनों चित्र श्रृंखलाओं में से प्रथम श्रृंखला में दक्षिण भारतीय संस्कृति को चमकदार रंगों, सफ़ेद फूलों की मालाओं, केले के पत्तों, कमल और मंदिरों के सजावटी अलंकारों के साथ समुद्र के अंकन द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जो उनकी चेन्नई यात्रा का अनुभव दर्शाती है। दूसरा चित्र श्रृंखला माँ दुर्गा की प्रतिमाओं पर आधारित है, जिसमें माँ दुर्गा की आंखों द्वारा शक्ति और सौंदर्य के साथ स्नेह और शांति का भाव प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। तृतीय श्रृंखला आध्यात्मिकता की आकृतियों पर आधारित है, जो उनकी नवीनतम चित्र श्रृंखला है। इस चित्र श्रृंखला में संगीत के प्रभाव के कारण लयात्मक रेखाएं और रंगों का प्रयोग देखा जा सकता है। मौमिता राय बताती हैं कि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना भी प्रारंभ किया है, जिसके प्रभाव कारण उनके चित्रों में यह लयात्मकता, कल्पना और अभिव्यक्ति एक साथ दिखाई पड़ती है। संगीत में प्रयुक्त रागों के विभिन्न स्वरूप के अनुसार कहीं पर वह भगवान शिव तो कहीं देवी दुर्गा की आकृतियों के रूप में भी प्रदर्शित किए गए हैं। सार रूप में यह संपूर्ण प्रदर्शनी वाराणसी के भाव के अनुसार आध्यात्मिकता और संस्कृति का मिश्रण दर्शकों के लिए प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर संगीतकार देवाशीष डे, कला दीर्घा संयोजक डॉक्टर सुरेश चंद्र जांगीड़, चित्रकला विभाग के सुरेश कुमार, डॉक्टर महेश सिंह, डॉक्टर ललित मोहन सोनी समेत अनेक शिक्षक, कलाप्रेमी और विद्यार्थी उपस्थित थे। रूप में ही काम कर रही हूँ और अभी मैंने यहाँ पे आज 27 तारीख को इनॉग्रेशन है। इसमें मैंने अपने पेंटिंग का जो एग्जीबिशन लगाया है उसमें मेरे 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, 3 चित्र श्रृंखलाओं का। 2011 में मैंने सिंपली साउथ कल्चर को लिया के कुछ काम किया था, उसमें से कुछ वर्क है और कुछ वर्क 2014 का है, जो उसमें मैंने देवी के जो डिफरेंट रूप है उसी में पावरफुल, लव, पीस सब चीज़ को लेके जो मैंने कॉम्बिनेशन के साथ बनाया था, कुछ पेंटिंग्स है और कुछ अभी के पेंटिंग्स है जो शिव और महादेव और श्री कृष्ण के कुछ रूपों को, फॉर्म्स को लेके हैं। एक्चुअली इसका थीम ही है द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर, मेरे इस एग्जीबिशन का टाइटल है। तो इसमें मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मैंने रिसेंटली सीखना स्टार्ट किया है, वो तो जस्ट अभी सीख ही रही हूँ, पर उसके जो कुछ राग वगैरह है जिसमें कि काफ़ी राग है जिसमें शिव और कृष्ण और काफ़ी गॉड गॉडेस का डिस्क्रिप्शन है, पर स्पेशली भैरव राग जब मैं सीख रही थी तो उसके बंदिश में के जो लाइन्स है जिसमें महादेव का जो वर्णन है या कृष्ण का वर्णन है, उससे मुझे मेनली जो अभी का रिसेंट सीरीज करने का प्रेरणा मिला है, उससे काफ़ी प्रभावित हुई हूँ मैं। उसकी वजह से मैं अपने जो पुराने जो टॉपिक्स के थे उसके साथ ही कनेक्टेड होके मैंने कुछ फॉर्म्स वैसे ही स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो फ्लावर है लाइक लोटस हुआ या केले के पत्ते हैं, ये फॉर्म्स मैंने पहले भी यूज़ किया था, अभी के भी फॉर्म्स में यूज़ किया है, पर वो इस टाइम का जो मेरा श्रृंखला है वो मेनली भैरव राग और जो राग मैं सीख रही हूँ, लर्न कर रही हूँ, उससे प्रभावित होकर मैंने किया है, जिसमें मैंने अपना पुराना भी जो पेंटिंग का या मेरा जो पुराना एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसको लेके ही मैंने काम किया है। 1 से 9 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नवम भव्य श्रीराम कथा मानस मुक्ति का आयोजन किया जा रहा है।
चैतन्य गौशाला ट्रस्ट चिंचवड़ पुणे द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में श्री राम कथा संकल्प के अंतर्गत नवम पुष्प श्री राम कथा मानस मुक्ति का आयोजन 1 मार्च से 9 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा वाराणसी में होगा। मराठी भाषा में होने वाले इस श्री राम कथा को श्रवण करने हेतु लगभग 1200 लोग महाराष्ट्र सहित देश विदेश से आएंगे। श्री राम कथावाचक रविंद्र पाठक ने बताया कि 1 मार्च को पूर्वाह्न 8:30 बजे शोभा यात्रा निकलेगी। सायकाल 5:30 बजे गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में श्री राम कथा का उद्घाटन होगा। इस जानकारी में राम कथा का श्री रविंद्र पाठक ने सिगरा स्थित होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि चैतन्य गौशाला ट्रस्ट द्वारा काशी में राम कथा का आयोजन एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव होगा। यह 9 दिवसीय आयोजन आध्यात्मिकता, संगीत और समुदाय सेवा का अनोखा मेल होगा। कथाकार रविंद्र पाठक ने कहा कि राम कथा की शुरुआत सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम के श्लोक के अनुसार हुआ। इस कथा में सोमनाथ, श्रीशैलम, उज्जैन, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर, परली, वैजनाथ, रामेश्वरम, औंढिया, नागनाथ और काशी कथा शामिल है। ज्योतिर्लिंग की हमारी राम कथा की यात्रा चल रही है, परिक्रमा चल रही है, जो सौराष्ट्र सोमनाथ हम च श्लोक के अनुसार चल रही है। इसमें 9वां पड़ाव हमारा काशी क्षेत्र में आ रहा है। क्योंकि काशी यह विश्व में मुक्ति की भूमि इस प्रकार से मानी जाती है, इसलिए इस कथा का केंद्र बिंदु विषय मुक्ति है, मानस मुक्ति। इस रामचरित मानस की भूमिका को हम 9 दिन उजागर करने जा रहे हैं। इस कथा में कल सुबह 8:30 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें संतों का आगमन होगा और हाथी के ऊपर हमारे सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज, जो अभी देह में नहीं है, उनके विग्रह का प्रतिष्ठापन किया जाएगा और जिसमें महाराष्ट्र और देश विदेश से आए हुए करीबन 1200 श्रद्धालु हैं जो इस कथा में शरीक होने जा रहे हैं। तो उनका भी उस शोभा यात्रा में समापन होगा। शोभा यात्रा निगम परिसर में निकलेगी और फिर 10:30-11 बजे तक शोभा यात्रा होने के बाद सुबह शाम 5:30 बजे आदरणीय गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी के हाथों से इस कथा का शुभारंभ होगा। ये कथा रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है। 8 व 9 मार्च को जालंधर में होने वाले 2 दिवसीय कुश्ती के सीनियर फेडरेशन कप के बारे में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू ने जानकारी दी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू ने शुक्रवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता करके जालंधर में होने वाले 2 दिवसीय सीनियर फेडरेशन कप के बारे में जानकारी साझा किया। उन्होंने बताया कि यह सीनियर फेडरेशन कप 8 और 9 मार्च को जालंधर के लवली यूनिवर्सिटी में खेला जाएगा। इस सीनियर फेडरेशन कप में टोटल 28 स्टेट की टीमें भाग लेंगी। सभी स्टेट से सभी टीमें भाग लेंगे। इसमें सभी टीम में 10-10 पहलवान होंगे, 10 ग्रीकों में, 10 फ्री स्टाइल में, 10 महिला कुश्ती। इसमें जो भी पहलवान जीतेंगे, जो सरकारी नौकरी में है, डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिलेगा और जो नौकरी में नहीं है उन्हें सर्टिफिकेट से नौकरी दिया जाएगा। अभी काशी का ट्रायल होना बाकी है। काशी से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए। यूपी में जो ट्रायल होगा उससे मालूम होगा कि बनारस से कितने पहलवान चयनित हुए हैं। उन्होंने सारे खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा कि मेहनत करें और मेडल लाएं और देश का नाम रोशन करें और स्वयं भी सुखद अनुभूति करें। सीनियर फेडरेशन कप है ये, और यह 8 और 9 2 दिन है। जालंधर में है, लवली यूनिवर्सिटी में। इसमें 28 स्टेट जो हैं, सभी स्टेट से पूरी टीमें आएंगी। हर वेट में 10-10 पहलवान रहेंगे, 10 ग्रीकों में, 10 फ्री स्टाइल में, 10 महिला कुश्ती में। सर, इनके जो जीतेंगे वहाँ पर ये जो इसमें जीतते हैं उनको अपने स्टेट डिपार्टमेंट में, अगर वो नौकरी में है तो डिपार्टमेंट प्रमोशन मिलता है, जो इसमें फर्स्ट सेकंड आते हैं, और जो नौकरी में नहीं है तो उनको इसकी सर्टिफिकेट से नौकरी भी मिलती है। ये हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी पहलवान उनको कोई संदेश आपकी? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि मेहनत करें और इसमें मेडल ले आएं, मेडल ले आकर के देश का नाम रोशन करें और स्वयं भी अपने में सुखद अनुभूति महसूस करें। काशी से कितने पहलवान जा रहे हैं? अभी काशी वाला ट्रायल होगा। ट्रायल यूपी, काशी से तो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। यूपी का जो ट्रायल है उसमें पता लग जाएगा काशी से, बनारस से कितने पहलवान। फिर भी 2-3 पहलवान हैं जो जाएंगे, लड़कियों में भी लड़कों में। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।